हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे बताया था प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? हमने आपसे बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। ठीक। तो आपको जो भी भाज्य संख्या दी रहेगी, ठीक है, आपको जो भी भाज्य संख्या दी रहेगी, आप उसको क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? उसको अभाज्य संख्याओं से भाग करेंगे। ठीक है। क्रम से देखेंगे, 2 से 3 से ऐसे करके देखेंगे। जिससे विभाजित होगा उन संख्याओं को हम क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में उसको लिखेंगे। वही क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अभाज्य संख्याओं द्वारा भाज्य संख्याओं को जिन अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं उनका मल्टीपल जो वही क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है। यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। ठीक है। वही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो आइए देखते हैं इसको। पहला आपका है 140। कितना दिया आपका? 140 दिया है। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए आप। पहला आपका है 140। ठीक है। तो 140 का गुणनखंड कीजिए आप पहले। अब इसको देखिए किससे विभाजित होगा? 2 से। क्यों? लास्ट में 0 लिखा होगा इकाई के स्थान पे, यानी किससे विभाजित होगा? ये 2 से। 2 सत्ते 14, फिर 0 आ गया। देखिए फिर किससे होगा? 2 से होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 तिहाई 6, तो 1 आएगा 0, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब किससे होगा? तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? 3 से विभाजित तभी होगा जब यदि हम इन संख्याओं को, ये दी गई संख्या को यदि हम क्या करें? 35 जो है इसको जोड़ने पर यदि हमारा क्या आ जाए? योग इसका अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो ये क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे, क्या 8 आएगा? 3 से विभाजित नहीं होगा ना। तो इसका मतलब 35 भी क्या होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा। तो किससे होगा? 4 से भी नहीं होगा। 5 से देखिए, 5 से हो जाएगा। 5 सत्ते 35। ठीक। फिर 7 के 7, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये सब अभाज्य गुणनखंड है। इसको लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना था। तो ये अभाज्य गुणनखंड यही आया है, इसको गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। अब बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? ये भी हमने बताया था आपको अंकगणित के आधारभूत पर में जब बता रहे थे, वहां पर हमने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड जो आता है उसमें अभाज्य गुणनखंडों में क्या, उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। तो इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 2 ये सेम है कि नहीं? तो इसको क्या घात के रूप में लिखेंगे? 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार आया है। 2 बार गुणे के रूप में है, इसको क्या लिख देंगे? 2 की घात 2 और गुणे 5 गुणे 7। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्ट आपका कितना है? 156। 156 आपका दिया है। ठीक है। इसको करते हैं। 156 का गुणनखंड कीजिए। अब इसको देखिए किससे विभाजित हो रहा है? 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या इकाई के स्थान पे सम संख्या है। 2 से विभाजित कब होता है? जब इकाई के स्थान पे क्या होती है? सम संख्या होती है, या तो शून्य होता है। इकाई के स्थान पे यदि सम संख्या हो, यानी 2 4 6 8 या 0, तो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है? 6 है, यानी सम संख्या है। तो किससे विभाजित होगा? 2 से। 2 सत्ते 14, 15 में से 14 घटाओगे 1 आएगा। फिर 6 उतारेंगे कितना? 16 हो जाएगा। 2 8 16। ठीक। तो ये 2 से हो गया। अब फिर देखिए इकाई के स्थान पे क्या? सम संख्या 8 लिखी है ना। इकाई के स्थान पे क्या 8, इसका मतलब क्या? 2 से विभाजित होगा। तो क्या लिखेंगे? 2 तिहाई 6, तो 1 आएगा हासिल, फिर 8 उतारेंगे 18, 2 9 18। ठीक। अब क्या करेंगे? अब इसको देखिए, अब तो 2 से नहीं होगा ना, क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या नहीं है, ना तो सम संख्या है ना तो 0। तो ये किससे विभाजित होगा? अब इसको देखेंगे, इसको जोड़ दीजिए। 3 और 9 कितना होता है? 12।
तो 12 3 से विभाजित होगा ना, तो इसका योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 3 से विभाजन का नियम क्या होता है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग कर लो, अगर वो 3 से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाता है, ठीक, विभाजित हो जाता है, तो कहेंगे कि वो दी गई संख्या क्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आइए ये क्या 3 से कटेगा, क्योंकि हमने इसका योगफल 3 धन 9 कितना है 12, 12 से क्या 3 से कटेगा, इसलिए 39 भी क्या होगा 3 से कटेगा। तो देखिए 3 1 3 3 3 का 9, ठीक, कितना है 3 1 3 3 3 का 9 आ गया, अब 13 आ गया, 13 कम 13। ठीक, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 156 का गुणनखंड क्या क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसके गुणनखंड आए हैं 156 के। अब इसमें जो सेम है, सेम गुणनखंड है, सेम अभाज्य गुणनखंड, समान अभाज्य गुणनखंड, उसको क्या घात के रूप में लिख देना है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया आंसर। ठीक है, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया, आपको आया होगा, देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। हाँ, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, ये तीसरा पार्ट आपका ये है। ठीक, कितना दिया 3825, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो अब इसको हमें क्या करना है, विभाजित करना है। आइए देखते हैं 3825, अब इसको आपको देखना है किससे विभाजित होगा। ठीक है, कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे विभाजन का नियम, वहां पे आपका क्या था, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 11, इतना आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं विभाज्यता का नियम से किससे विभाजित होगा। तो इसमें देख रहे हैं इकाई के स्थान पे 5 है ना, तो 5 से भी हो सकता है, 3 से हो सकता है। 3 से कब होगा, जब इनका योग क्या आ जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो देख लीजिए 8 3 कितना 11 और 2 कितना होगा, 11 2 13, 3 धन 8 धन 2 धन 5, इसको गुणा जोड़िए, 8 3 11, 11 2 13, 5 18, कितना आ जाएगा 18। अब 18 3 से कट जाएगा ना, 3 से 18, इसका मतलब ये दी गई संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ऐसे हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको विभाजित करते हैं 3 से। तो 3 1 3, एक बार गया, फिर 8 में अगर हमें भाग करना है, तो 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, और हासिल कितना आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 और 2 2 है, और 2 उतारेंगे कितना 22 हो जाएगा, फिर 22 में करेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 21 घटाओगे 1 आएगा, फिर 15 उतारेंगे तो कितना 3 बचे 15। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 3 से फिर 3 चौक कितना होगा 12, फिर 7 में 3 दूना 6, 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15, 3 बचे 15, तो कितना आ गया 3 बचे 15, इतना आ गया। फिर देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, अब देखिए इसका योग करिए, 4 2 6, 6 और 5 11, 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा, देख रहे हैं आप, 4 और 2 जोड़ेंगे कितना 6 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे कितना 11, यानी ये जो 425 है इसका योगफल जो है 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो किससे होगा, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 लिखा है, इसका मतलब क्या, ये 5 से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं 15 कितना होता है 40, हासिल 2 आएगा, फिर 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 25। ठीक, अब देखिए किससे जाएगा, 5 से भी जाएगा। ठीक है, 5 के 5, 3 से आएगा, 5 हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17, ये आपका आ गया गुणनखंड। तो इसको लिख दीजिए, इसको लिख देंगे यहाँ पे 3 8 2 5, इसका आया है आपका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये आया आपका अभाज्य गुणनखंड। तो अब देखिए इसमें जो अभाज्य गुणनखंड समान होता है उसको क्या करते हैं, घात के रूप में लिखते थे। तो इसको क्या लिख सकते, 3 की घात 2, और इसको क्या लिख सकते, 5 की घात 2 और गुणे 17, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका क्या आ रहा है। हाँ, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा पार्ट, इसको हटाते हैं, चौथा पार्ट देखेंगे इसका।
चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट आपका दिया है 5005। चौथा पार्ट है आपका 5005, ठीक है, ये आपका चौथा। तो देखिए इसको क्या, इसको भी करेंगे आवाज गुणनखंड इसका। अब इसको देखिए किससे ये विभाजित होगा। तो हमने क्या कहा है कि दी गई संख्या का योग कर लीजिए। तो 5 धन दूसरा अंक 0 है, तीसरा अंक ये भी क्या 0 फिर 5, ठीक। सबको जोड़ेंगे तो क्या 5 में 5 0 जोड़ेंगे 5 5 आएगा, फिर 0 में 5 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, लेकिन 5 से विभाजित हो जाएगा, क्यों। तो इसका मतलब ये किससे कटेगा 5 से, ठीक है। जब इकाई के स्थान पे 5 हो तो उसको एक बार क्या करिए, उनका योगफल ज्ञात कर लीजिए। अगर योगफल 3 से कट रहा है तो वो 3 से विभाजित होगा। अगर योगफल 3 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब क्या, वो 5 से पक्का विभाजित होगा, ठीक है। 5 से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो आइए 5 से विभाजित करते हैं इसको। 5 1 के 5, ठीक, एक बार गया, फिर 0 0 में 0 बार जाएगा, फिर 0 0 में 0 बार जाएगा, फिर 5 उठाएंगे 5 में कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक, ये आ गया। अब ये किससे कटेगा, अब इसको देखिए किससे कटने वाला है। किससे कटेगा ये ध्यान दीजिए। अब ये योगफल भी 3 से नहीं कटने वाला है, ना तो इकाई के स्थान पे 5 है कि 5 से कटेगा, और ना इकाई के स्थान पे सम संख्या है, ठीक है। यानी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और 4 से भी नहीं कटेगा। क्योंकि 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए कि इकाई के स्थान पे क्या हो, या तो 2 हो, या 4 हो, या फिर क्या हो 8 हो, ठीक है, तभी वो 4 से कटेगा। या 0 तो 0 भी नहीं है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 8 है, इसलिए ये 4 से भी नहीं कटेगा। तो देखते हैं उसके ऊपर 6 से भी नहीं कटेगा, 6 के 6 नहीं कटने वाला है, ठीक। तो आगे चलते हैं 7 से देखते हैं। 7 से 7 1 के 7 कितना, 7 1 के 7 3 आएगा, 0 तो आएंगे 30 हो जाएगा, फिर 7 चौक 28 घटाएंगे कितना 2, फिर 1 उतारेंगे कितना 7 3 21, ठीक है, कितना आ गया, ये आ जाएगा 143, ठीक है। अब देखिए 7 से अब नहीं कटेगा, क्यों, अब 7 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, अब देखिए किससे कटने वाला है। 7 से नहीं कटेगा, ना तो 8 से कटेगा, क्यों, 8 से कटने के लिए क्या, या तो इकाई के स्थान पे कम से कम 2 स्थान तक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, ठीक है। तो 8 से भी 9 से 11 से देखते हैं। 11 से ये कट जाएगा, क्योंकि 11 के 11 14 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 3 उतारेंगे 33 हो जाएगा। तो कितना 11 एक कम 11 और फिर 11 3 33, ठीक है। तो 13 कम 13 ये आ गया। तो इसका गुणनखंड जो है उसको लिख लीजिए, लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका पांचवा पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। पांचवा पार्ट देखिए, पांचवा पार्ट आपका दिया है 7429। अब इसको देखना है किससे कटेगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया कि पहले तो इसको देखिए 2 से कटेगा कि नहीं। तो 2 से कटने के लिए इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो सम संख्या 2 4 6 8 इसमें से या तो 0 हो, ठीक है। अगर इनमें से कोई रहेगा तो क्या होगा 2 से कटेगा, लेकिन कोई अंक नहीं है, ना तो 0 है ना तो सम संख्या है। फिर हमने कहा तो 3 से करने के लिए क्या करते हैं, इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। 7 और 4 जोड़ेंगे, 7 धन 4 धन 2 धन 9, सबको जोड़िए। 7 4 11 2 13, 13 और 9 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, 22 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर कैसे कटेगा, 11 से कटने वाला है, 11 25 65, 11 25 65 किससे कटेगा,
11 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 12 12 55 से 72, 12 से भी नहीं कटेगा। फिर 13 से देख लीजिए, 13 से कटा 13 13 बचे 65, 65 घटाओगे आ जाएगा 9, 92, फिर 13 से 91 एक आएगा, नहीं करेगा। 14 15 17 से देख लीजिए, 17 से 17 17 क्या, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 चौका कितना होता है? 68 होता है। तो 68 घटाएंगे कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब कितना उतारेंगे? 2, फिर 17 3 51, 17 3 51 घटा दीजिए, कितना आएगा? 2, 1 आएगा, 2 में से गया 1 और 6 में से गया 1, ठीक। अब 9 उतारेंगे तो 119 हो गया। तो 17 7 कितना होता है? 17 100, तो 17 7 119, ठीक है। तो 17 से ये कर दिया, 17 7 119। अब किससे कटेगा? 17 दूना 34, 34 आ जाएगा आपका 9, नहीं कटेगा। 19 से देख लीजिए, 19 से 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना क्या 38, तो 43 में 38 घटाओगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 5, फिर 7 हो जाएगा। 19 दूना 38, 19 3 57, 19 दूना 38 और 19 3 57, ठीक है। ये आपका आ गया। तो ये आप क्या लिख सकते हैं इसको? 7 4 2 9 बराबर लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन।
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ठीक है। पहला आपका है 26 और 91। तो पहले तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, फिर जांच करना है बाद में। तो देखते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड, ठीक है। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 13 हो जाएगा, क्यों, 2 गुणे क्या होगा 13, 13 दूनी 26। और 91 का गुणनखंड क्या होगा, 13 सत्ते 91, यानी 7 गुणे कितना होगा 13, ठीक है, 13 सत्ते 91। अब हमारे एलसीएम कितना हो जाएगा, अब इसमें देखना है क्या, अभाज्य गुणनखंड में हमें देखना है, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम, एचसीएफ के लिए क्या देखते हैं, एचसीएफ के लिए देखते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात, ठीक है, न्यूनतम घात देखते हैं। और एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, अधिकतम घात देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप एचसीएफ इसका लिखेंगे, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका हो जाएगा 13, क्यों, 13 दोनों में उभयनिष्ठ है। और जो हमने लिखाया था आपको, उससे अगर देखेंगे तो उभयनिष्ठ कौन है, 13 है, और इसकी सबसे कम घात क्या है, 13 की घात 1, यही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी निकालेंगे तो भी क्या, जो उभयनिष्ठ होता है, दो संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, उसमें से देखेंगे जो उभयनिष्ठ होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। और हम प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की क्या देखते हैं, न्यूनतम घात देखते हैं, ठीक है, सबसे कम घात। तो ये हो गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए भी नियम क्या है कि संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की क्या देखते हैं, अधिकतम घात, क्या देखते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की। अब इसमें उभयनिष्ठ शब्द नहीं है, ठीक है, इसमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की क्या देखना, हमें अधिकतम घात देखनी है, उसको लिखते हैं। तो इसमें देखिए ये 13 की अधिकतम घात कितनी थी, 3 की घात। अब यहाँ पे 2 के देखिए, 2 की घात 1 है यानी 2, 7 की घात 1 है यानी 7, ठीक है। और 13 दोनों में है। अब इसकी न्यूनतम घात क्या है, 13 की घात 1, इसको हमने लिख लिया। सबको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, और 14 के 14, 4 कितना होता है 16, ठीक। तो ये आ गया क्या, आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। एचसीएफ आया है आपका 100, एचसीएफ आपका 13 है, इसको फिर से गुणा कर, 14 तिया 42, और हाँ 14 के 42, हाथ से 4 आया था ना, 14 के 14 और 4 18 आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है, 182। तो ये यार आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें जांच करना है किसकी, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएम गुणे एलसीएम होता है। तो देखिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, जांच में आप लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए कितना आएगा, इसको कीजिए 26 गुणे 91, ठीक। और एचसीएफ गुणे एलसीएम ये कितना आएगा, 13 गुणे 182। अब इसको गुणा करिए, इसको गुणा करिए, इसका गुणा कितना आएगा, 26 से गुणा करेंगे, 91 में हमें कितने से गुणा करना है, 26 से, तो 26 से 26, ठीक है। और फिर 26 नवा हासिल 2 आएगा, 26 नवा तो 9 छक 54, और 9 दूना 18, 18 5 कितना 23, और 2 हासिल बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2036, ठीक है। तो ये आ गया 2366 आ गया, कितना है 2366। ये वाला देखिए, इसको गुणा करेंगे, 13 दूना 26, और 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। 104 में 2 जोड़ेंगे कितना 106, 106 का 6 हासिल कितना 10, फिर 13 के 13 10 23। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल हमने निकाला वही आया और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी वही आया। तो लिख सकते हैं था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या एचसीएफ ये है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्ट आपका है, कह रहा है कि 510 और 92। ठीक है, पाँच सौ दस दे रहा है और कितना दे रहा है 92। 510 और 92 ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो आइए इसको करते हैं। तो क्या करेंगे 510 का गुणनखंड कर लीजिए। आप बताए थे कि अगर इकाई के स्थान पे 0 है या सम संख्या तो 2 से कटता है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो गया, ये कट गया। फिर 3 से, अब देखिए 2 5 7 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा। इसका योगफल क्या होगा 3 से कटेगा, इसका मतलब 3 से ये विभाजित होगा। 3 8 24 और 3 बचे 15। फिर 3 से 8 5 कितना होगा 13 होगा, यानी ये अब 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 से कटेगा। 5 1 के 5 3 आएगा, 5 में 35, 5 7 35। अब ये 17 के 17। ठीक है, ये आ गया। तो इसका गुणनखंड में क्या मिला 510 का गुणनखंड मिला में 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 ये मिला। और दूसरे वाले का 92 का निकाल लीजिए। 92 का होगा आपका 2 से करिए तो 2 चौक 8, 2 चौक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से। तो ये आ गया आपको। ठीक है, तो इसको लिखिए 92 का गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 23। ठीक है, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। समान आवाज गुणनखंड को क्या घात के रूप में हमने लिख दिया। अब इसका हमें निकालना क्या एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, हमने क्या कहा था कि उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड की न्यूनतम घात। ठीक है, उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड की क्या न्यूनतम घात हमें देखनी है। तो आइए न्यूनतम घात को देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्या है 2 की घात 1 है, यहाँ पे क्या है 2 की घात 2 है ना। यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। तो ये दोनों उभयनिष्ठ है ना। 2 क्या उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ संख्या की हम क्या देखते हैं न्यूनतम घात देखते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात, तो न्यूनतम घात कम वाली घात को क्या है 2 की है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका कितना आ गया 2 आ गया। एलसीएम देखते हैं कितना है। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें 2 क्या दोनों में है, ये बाहर हो जाएगा तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ही उभयनिष्ठ है ना। तो 2 हो गया। और घात के रूप में अगर देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उभयनिष्ठ आवाज गुणनखंड की न्यूनतम घात वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ 2 की घात 2 था, यहाँ पे क्या 2 की घात 1 है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया 2 हो गया न्यूनतम घात। ठीक है, अब एलसीएम के लिए 510 कामा 92, इसका एलसीएम कितना होगा। तो हमने कहा क्या कहे थे कि यहाँ पे अधिकतम घात देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे क्या 2 की घात 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है। तो अधिकतम घात क्या है 2 की घात 2। ठीक, अब 3 वाले का देखते हैं। 3 की घात क्या है 1 है और इसमें है ही नहीं है। 5 की घात 1 है, फिर 17 की घात 1 है और फिर 23 की घात 1 है। ठीक है, ये हो गया। तो इन सबको क्या करना है गुणा कर लेना है। ठीक है, सबको गुणा कर लीजिए वही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, सबको गुणा कर लो।
तो 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 में आप क्या करेंगे, 23 से गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे तो एक 0 आएगा, और 6 से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, और 6 दूनी 12, 1 13, ये आ गया। फिर 17 से गुणा करिए, 17 से 17 8 कितना होता है, 17 8 136, क्यों 17 8 136 के 6 लिखेंगे और 13 क्या आ गया शेषफल, 17 8 136 हो गया। हाँ, हासिल कितना है 13। फिर 17 तिया 51, 51 और 13 कितना होता है, 51 13 64, 64 के 4 हासिल 6, ठीक। फिर 17 के 17 और 6 23 हो जाएगा, आपका है 23,460। देखिए आंसर इसका कितना आ रहा है, 23,460, यानी 23,460 आ रहा है आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। एलसीएम सोल्व में आया होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो पुराना तरीका आपका, उसमें क्या करते हैं, जो दोनों में 2 बार है, जो क्या है 2 2 यहाँ पे है, जो वही नीचे उसको एक बार लिखते हैं, ठीक। उसको क्या करते हैं, एक बार लिखेंगे। फिर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, उसको भी लिख लेंगे, तो 2 की घात 2 आ गया। फिर 3 नहीं है, उसको लिख लेंगे। 5 इसमें नहीं है, उसको भी 17 भी लिख लेंगे, और 23 भी। और घात वाला जैसे देखते हैं, ये कैसे कि जो वही है उसकी अधिकतम घात, तो वही 2 था, उसकी अधिकतम घात मिल लिया। 3 ये वही नहीं, तो 3 की घात 1 को ले लिया। फिर 5 वही नहीं है, तो 5 की घात 1, 17 वही नहीं, 17 की घात 1, 23 वही नहीं, 23 की घात 1, ठीक है। इन सबको हमने गुणा किया, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम देखेंगे 2 संख्याओं, जांच हमें करना है, जांच करिए, जांच 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याएं क्या क्या है, एक है 510 और गुणे 92, ये हमारी 2 संख्या है, ठीक है। तो इसको गुणा करके कितना आएगा 0। फिर 51 से हमें किस में करना है, 92 में करना है, ठीक है। 92 में 51 से करना है, तो क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। फिर 5 से 5 दूना 10 और 5 9 45, 45 1 46, ठीक है। तो ये 2 आ गया, और ये 9 और ये 6 और ये 4, तो कितना आ गया 4 6 9 0, ठीक। 2 भी है, 2 लिखेंगे और 1 0। अब इसका गुणा कर लीजिए, लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है आपका 2 आया है, गुणे एलसीएम कितना है 23,460। तो गुणा करेंगे 2 शून्य 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 के 2। तो देखिए इसको नंबर 1 कह देते हैं और इसको नंबर 2 कह देते हैं। अब 1 और 2 से अतः 1 और 2 से दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। ये तो ये आपका आ गया है, ठीक है। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट इसको हटाते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट इसका देखिए, तीसरा पार्ट है 336 और 54, 336 और 54, ठीक है। कितना है 336 और 54 है, ठीक है। आइए इसको करते हैं। तो इसका क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। 336 गुणनखंड करने का नियम हमने क्या बताया है कि इकाई के स्थान पे क्या 0 हो या सम संख्या, तो 2 से क्या होगा विभाजित होगा। तो इसमें देखते हैं इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए 2 से विभाजित होगा। 2 1 के 2, 1 हासिल आएगा। फिर 3 होता है 13 हो जाएगा, 2 6 12,
13 में से 12 जाएगा, एक आएगा 6 उतारेंगे क्या 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 चौक 8, ये हो गया। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 के 2। अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 2 1 3, 3 से कट जाएगा, यानी 3 7 21 और फिर 7 1 के 7। तो इसको लिख दीजिए, कितना आएगा 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, और फिर गुणे 3 गुणे 7, ये हो गया। और 54 का कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 7 14, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 1 3, ये आ गया, ठीक। इकाई के स्थान पे सम संख्या था, इसलिए क्या 2 से कटाए, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर ये अब 7 2 और 7 कितना 9 होता है, इन 3 से क्या कटेगा, ये 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3, ठीक। अब इसको लिख दीजिए 54 का क्या, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बराबर घात के रूप में, समान अभाज्य गुणनखंड जो है उसको क्या करिए घात के रूप में, 2 की घात 4 और गुणे 3 गुणे 7, ऐसा लिख सकते हैं। और 54 का क्या आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें देखिए जो समान अभाज्य गुणनखंड है उसको घात के रूप में लिखते हैं, हमने इसको घात के रूप में लिखा, ठीक है। ये घात के रूप में और ये घात में, इसी में हमें चेक करना है। ये देखिए हमें क्या निकालना है एचसीएफ ऑफ 336 कामा 54 कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो हमने क्या बताया कि उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो इसमें देखिए पहले कौन उभयनिष्ठ है, कौन गुणनखंड, इसमें अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ है। तो इसमें हमने देखा 2 की घात 4 है, इसमें क्या है 2 है, तो ये उभयनिष्ठ है कि नहीं, 2 वाली अभाज्य गुणनखंड जो क्या उभयनिष्ठ है। तो इसमें क्या देखते हैं न्यूनतम घात, इसकी घात 2 की घात 4 है, इसमें क्या 2 की घात 1 है, तो जिसकी घात कम है इसको लिख लेंगे 2 की घात 1 वाला, ठीक है। तो हमने लिख लिया 2 की घात 1। फिर आप देख रहे हैं और कौन उभयनिष्ठ है, 3 की घात 1 और 3 की घात 3, ये भी तो उभयनिष्ठ है। तो इसमें हम इसको देखेंगे जिसकी घात क्या होगी कम होगी, यहाँ 3 की घात है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो इसको नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे 3 की घात 1 वाले को, ठीक है। तो इसको आप गुणा करेंगे, ये कितना 2 गुणे 3 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 6, एचसीएफ आ गया कितना 6। और जो पुराना आपका नियम है उससे कैसे करेंगे, इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसको बाहर कर लेंगे। फिर देखेंगे और 2 नहीं इसमें ना, फिर इसमें देख रहे हैं 3 है, तो इसको भी बाहर कर लेंगे। तो 2 और 3 ये क्या है उभयनिष्ठ है, तो निकालेंगे 2 गुणे 3 क्या 6 आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए पहले देखते हैं एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने आपसे बताया था कि अभाज्य गुणन प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की क्या देखते हैं अधिकतम घात, ठीक है। संख्याओं में हम प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात देखते हैं। तो देखिए अधिकतम घात यहां पे हमने देखा 2 की घात 1 है, 2 की घात 4, तो क्या लेंगे 2 की घात 4। हमने प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की क्या करना है हमें अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की घात 4 हमने ले लिया। फिर गुणे आप देखेंगे 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो इसको भी ले लेंगे 3 की घात 3, अधिकतम घात कौन है 3 की घात 3, इसको ले लिया। फिर यहाँ 7 की घात 1 है, इसमें है ही नहीं, तो अधिकतम घात 7 की कितनी है 7 की घात 1 है, तो एक गुणा करेंगे कितना आएगा 2 को 4 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। फिर 3 को 3 बार 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 और 7 की घात 1 यानी 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ गुणा कर लीजिए। 27 में 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 7 7 49 और 7 दूना 14 14 5 19, ठीक है। 7 7 49 4 आया, 7 दूना 14 5 नहीं 14 4, 7 दूनी 14 4 कितना 18, ठीक है 189 आ गया, ठीक है। अब 16 से गुणा करिए, 16 9 कितना होता है 16 9 144 आंसर कितना आएगा 14, ठीक। फिर 16 8 कितना होता है 16 8 128, 16 8 कितना होता है 128, 128 में 14 जोड़ना है, 128 में 14 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42, 142, ठीक है। तो हासिल कितना आएगा 14 आ जाएगा।
हासिल कितना आ गया 14। अब 14 के 14 और 4, 14 और 14 कितना होगा, नहीं 16 से गुणा करें ना, तो 16 के 16 और 14 30, ये हो गया। ठीक है, इतना आ गया। देख आंसर चेक कर लेते कितना आ रहा है। तीसरे वाले में आ रहा है 3024 और 6। ठीक है, तो एलसीएम आपका आ गया 3024 और एचसीएफ आ गया 6। अब इसकी जांच कर लीजिए। और पुराने तरीके से एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में उसको एक बार लिख लीजिए, फिर ये नहीं इसको लिख लीजिए, ये नहीं इसमें इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, 3 इसमें है 3 इसमें, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर यहाँ 7 है उसको लिखिए, 3 इसमें, जितना मतलब जो वैनिस्ट होता है उसको एक बार लिखते हैं और जो वैनिस्ट नहीं रहता है उसको भी एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमने दोनों तरीका बताया आपको, पुराना तरीका और ये जो आपका बुक में दिया वो भी तरीका हमने दोनों तरीके से आपको बताया सॉल्व करना। तो जांच करिए, इसका जांच कर लीजिए। जांच में क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं आपकी क्या दी है, पहली संख्या 336 और गुणे 54, इसका हमें क्या करना, गुणनफल निकालना, तो निकाल लीजिए 336 और 54, 4 से गुणा करेंगे 4 6 24, हासिल 2 आएगा, फिर 4 3 12 2 14, हासिल 1, फिर 4 3 12 1 13, ये आ गया। ठीक, हासिल करिए 5 36 3, 5 3 15 3 18, हासिल 1, 5 3 15 1 16। ठीक, ये आ गया। तो इसको जोड़िए 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 1। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18,144। ठीक है, 18,000 कितना आ गया 144 आ गया। अब एचसीएफ को गुणा करके देखिए ये कितना आता है, लिखेंगे तथा इसको नंबर 1 कह देते हैं, ये नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर एचसीएफ आप 336 54 गुणे एलसीएम ऑफ 336 54 बराबर कितना, एक तो 6 आया है एचसीएफ और एलसीएम कितना है 3024। अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, गुणा करेंगे इसको तो आ जाएगा ये 6 चौको 24, 6 दूना 12 2 14, हासिल 1, फिर 6 शून्य शून्य 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 6 3 18, तो ये आ गया। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से, अतः 1 और 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे एलसीएम। ठीक है, ये हो गया, हमने जांच कर लिया। ठीक, जांच करने पे हमें क्या मिला कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किया जाएगा तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।